सिर्फ कार्ट्रेज को नहीं यूज करने की सजा 10 साल 10 इयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द रिबेलियन ऑफ 1857। मतलब 1857 में जो रिबेलियन हुआ, जिसको हम रिवोल्ट भी कहते हैं। तो ये रिबेलियन होता क्या है? रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। रिबेलियन बनता है रिबेल से। रिबेल का मतलब अ पर्सन हु डजंट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कानून को नहीं माने। तो रिबेल का मतलब होता है बागी, और रिबेलियन का मतलब होता है बगावत, मतलब अपने मालिक से बगावत करना। उस समय 1857 की हम बात कर रहे हैं, और 1857 से ठीक 100 ईयर्स अगो 1757 में ब्रिटिश को भारत पर पहली बड़ी जीत मिली थी, और वो जीत थी बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला, जिसके बाद ब्रिटिश बंगाल का मालिक बन गया था। तो ठीक 100 साल के बाद 1787 के बाद 1857, आफ्टर 100 ईयर्स एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ। वैसे मैं आपको सच्चाई बता दूं इस रिबेलियन की, ये रिबेलियन उतना भी बड़ा नहीं था। मतलब पूरे भारत के राजाओं ने एक साथ आके, या पूरे भारत के सिपाहियों ने एक साथ आके ब्रिटिश के खिलाफ बगावत या रिवोल्ट विद्रोह नहीं किया था। इसमें नॉर्थ इंडिया के कुछ ही राज्य आज के डेट में जो हैं, शहर आज के डेट में जो हैं, उन्होंने ही प्रोटेस्ट किया था। जैसे बिहार में आरा, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ये कुछ राज्य थे। मतलब कुछ जैसे अवध जो था वो यूपी, आज जो यूपी है वो पहले पूरा अवध हुआ करता था, उसको अवध कहते थे, और अवध की राजधानी लखनऊ थी। तो ये सारा जो एरिया था, ये छोटा सा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स का जो ये छोटा सा एरिया है, इसी में रिवोल्ट हुआ था, यहीं के लोगों ने रिवोल्ट किया था। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजंस थे, क्योंकि किसी भी रिवोल्ट के पीछे कोई तो रीज़न जरूर होगा, आखिर क्यों रिवोल्ट किया लोगों ने। तो लेट्स डिस्कस रीजंस बिहाइंड द रिवोल्ट। वैसे तो रिवोल्ट के पीछे जैसे इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल रीजन राजनैतिक, सोशल रीजन्स सामाजिक। तो देखो, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड आपको पता ही है कि ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, रेओटवारी, बहुत तरह के सेटलमेंट ला के रेवेन्यू कलेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था, जिससे बहुत सारे लोग कर्जदार हो गए थे और बहुत सारे लोगों का लैंड छीन लिया गया था। जमींदारों से उनके लैंड छीन लिए गए थे और उनके लैंड प्लांटर्स को दे दिए गए थे। ये प्लांटर्स यूरोपियन हुआ करते थे या फिर अफ्रीकन प्लांटर्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा अब बात करते हैं सोशल कॉजेस। तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाया, मतलब सती प्रथा बंद हो गई। विडो रीमैरिज एक्ट लागू हो गया, जिसमें विडो मतलब जो विधवा हो जाती थी, उनकी भी शादी दोबारा करवाई जा सकती थी। हालांकि इसका इम्पैक्ट रियल में नहीं पड़ सका। इसके बाद मिलिट्री कॉजेस भी थे। सैनिक, जो हमारे सैनिक हुआ करते थे भारत के उस समय ब्रिटिश आर्मी में, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था। क्यों? बहुत सारे रीजन थे उसके। सबसे पहली बात तो उनकी सैलरी जो हुआ करती थी वो ब्रिटिश सोल्जर से कम हुआ करती थी। ब्रिटिश सोल्जर के बराबर उनको सैलरी नहीं मिलती थी, अलाउंस नहीं मिलते थे। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो दाढ़ी रखने की जो परंपरा बहुत टाइम से चली आ रही है, ब्रिटिश हमारे इंडियन सोल्जर्स को ये भी कहते थे तुम दाढ़ी वगैरह मूछें सब कटवा के आओ, ये नहीं चलेगा, है ना। तो ये भी रीज़न थे, और सैलरी की प्रॉब्लम थी ही। इसके साथ एक बहुत बड़ा जो रीजन था इसके पीछे, वो ये था कि जो नए कार्टेज मतलब बुलेट, बंदूक की गोली जो होती है, कार्टेज उसको बोलेंगे यहाँ पे।
तो कार्टेज जो था, कारतूस जो था, हिंदी में कारतूस भी बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो काऊ का जो फैट होता है और पिग का जो फैट होता है उसको उस कार्टेज के ऊपर उसको रैप कर दिया जाता था, मतलब उसी से उसको बंद कर दिया जाता था, जिससे कि उसमें जंग ना लग जाए, रस्टिंग ना हो उस बुलेट में, है ना। तो उसको क्या करना पड़ता था, दांत से छीलना पड़ता था। जैसे मान लो ये एक बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट के ऊपर कोटिंग कर दी गई। अब इसको क्योंकि इसमें जंग ना लग जाए, है ना। बुलेट किसकी होती थी, आयरन की। तो इसको ऐसे काट के कार्टेज को काट के फिर बंदूक में डाल के उसको फायर करना होता था। तो ये चीज काऊ और पिग, काऊ हिंदूज के लिए और पिग मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए गलत हो गया। हिंदूज बोले काऊ का तुमने फैट यूज किया है, जैसे ही खबर फैली हम इसको यूज नहीं कर सकते, हमारे रिलीजियस रीजन है, धार्मिक कारण है। मुस्लिम भी बोले कि पिग का अगर तुमने यूज किया तो हम भी यूज नहीं करेंगे। तो सोल्जर्स अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश। अब सिपाहियों के बारे में अगर हमने बात की तो सिपाहियों के बारे में ये भी जान लो साथ में कि सिपाहियों ने, ऐसा नहीं है कि 1857 में फर्स्ट टाइम रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले भी रिवोल्ट हुए थे। लाइक 1806 में वेलोर में, 1824 में बैरकपुर में भी रिवोल्ट हुए थे, है ना। इसके बाद 1844 में सैलरी को लेके, क्योंकि ब्रिटिश को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और इंडियंस को कम सैलरी दी जाती थी। इसके बाद आपसे मैं ये बातें ऑलरेडी कर ही चुका कि सती प्रथा को बैन करने के अलावा और क्या किया गया था, जो विडो रीमैरिज एक्ट था उसको ला दिया गया था। साथ ही क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना, रिलीजन कन्वर्जन आसान कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन। तो अब लोगों को लगने लगा कि अरे ये ब्रिटिश क्या कर रहा है। पहले इसने हमारे देश पे धीरे धीरे कब्जा किया, हमें लोगों की ज़मीनें छीन ली, लोग बर्बाद हो गए, कर्जदार हो गए, कर्ज में डूब गए, पीपल बिकेम डेप्टर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। और अब ये लोगों को क्रिश्चियन भी बना रहे हैं, है ना, लोगों को क्रिश्चियन भी बनाना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने। तो अब लोग भड़क गए थे। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, इसको ब्रिटिश तो कहा करते थे सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय का मतलब सिपाही, आप जानते ही हैं, है ना, और म्यूटिनी मतलब सिपाहियों का छोटा सा विद्रोह, ऐसा ब्रिटिश का मानना था। तो मंगल पांडे जो थे वो BNI 34 के सोल्जर थे। और बैरकपुर एक जगह है जो कि कलकत्ता के नज़दीक है, कलकत्ता के पास में है, और वहाँ पर परेड चल रही थी। उस परेड में जब इन लोगों ने लाइक अगेंस्ट में जब ये लोग हुए कि हम ये बुलेट्स को फायर नहीं करेंगे, तो इनके एक जो सीनियर ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट वॉग, तो लेफ्टिनेंट वॉग जब आए तो लेफ्टिनेंट वॉग ने जब इस चीज़ का निरीक्षण किया तो उस समय मंगल पांडे ने उनके ऊपर फायर कर दिया, है ना। तो मंगल पांडे ने उनके ऊपर फायर कर दिया। अब मंगल पांडे के फायर से लेफ्टिनेंट वॉग तो बच गए, लेकिन वो गोली जाके घोड़े को लगी, है ना, लेफ्टिनेंट वॉग के। अब घोड़े को लगी तो मंगल पांडे ने हालांकि अपने सभी साथियों को बोला था कि हमें लड़ना है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है, लेकिन उनके सारे साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। और ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश ने अपनी और जो उनकी आर्मी रंगून वगैरह से बुला ली थी उन लोगों से लड़ने के लिए। इसी दौरान क्या होता है कि ईश्वरी प्रसाद नाम का भी सोल्जर वहाँ पे थे, और ईश्वरी प्रसाद को बोला गया कि तुम मंगल पांडे को अरेस्ट करो। ईश्वरी प्रसाद ने मना किया और इसके लिए उनको फांसी पर लटका दिया गया, ईश्वरी प्रसाद को। इसके बाद ये रिवोल्ट आगे तो बढ़ा, बट मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उनको ही वाज हैंग्ड, है ना, उनको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। तो ये थी मंगल पांडे की स्टोरी, जिनके वजह से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे हर एक उस जगह की स्टोरी।
लाइक मैंने आपको बताया मेरठ, झांसी, कानपुर, दिल्ली, है ना, आरा जो बिहार में ही है। तो इन सभी जगहों पर जो लड़ाई थी वो कैसी रही, वहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या किया ब्रिटिश के खिलाफ, और फिर ब्रिटिश ने क्या किया। तो इसके लिए हम एक एक शहर की, एक एक वो जगह की स्टोरी को जानेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ, है ना। ऑफ कोर्स हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्टोरीज। हिस्ट्री में वैसे भी STORY स्टोरी होता है। तो ये हम जानेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है मेरठ से 9 मई 1857, 9 मई को क्या होता है कि लगभग 75 सोल्जर, 75 सोल्जर जो थे मेरठ के, उनको बोला जाता है कि तुम यही बुलेट फायर करोगे जिसपे काऊ और पिग का फैट से उसको ग्रीस किया हुआ था ऊपर से। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हम इनको यूज नहीं करेंगे। उन लोगों को 10 साल की सजा सुनाई जाती है इतनी छोटी सी बात पे। सिर्फ कार्ट्रेज को नहीं यूज करने की सजा 10 साल, 10 इयर्स, है ना। तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है फिलहाल। अब जो उनके बाकी साथी होते हैं उन लोगों को ये गलत लगता है 10 मई को, और वो लोग अटैक करते हैं, अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं। अपने साथियों को छुड़ा के जितने भी ऑफिसर वहां पे होते हैं उन लोगों को मार दिया जाता है। उन लोगों के हथियार लूट लिए जाते हैं, ब्रिटिशर्स के हथियार लूट लिए जाते हैं मेरठ में। मेरठ दिल्ली के बहुत पास है, मतलब आप मान लो 70 किलोमीटर के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 70-80 किलोमीटर के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरठ से दिल्ली नज़दीक थी। और दिल्ली में कौन रहते थे? बहादुर शाह, द लास्ट मुगल एम्पेरर, है ना। तो मैं मुगल एम्पेरर पे अभी आता हूँ। सबसे पहले आप ये जानो कि मेरठ जो था, मेरठ से दिल्ली नज़दीक था। मेरठ के सिपाही दिल्ली आने लगे जब लोकल सोल्जर ने ये देखा, मतलब और सिपाहियों ने जब ये देखा, तो वो लोग भी मेरठ के सिपाहियों के साथ हो लिए। साथ में बहुत सारे सोल्जर हो गए, और बहुत सारे सोल्जर मिलके ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जाके बहादुर शाह जफर को ज्वाइन किया। और बहादुर शाह को क्या बोला? बहादुर शाह को बोला कि साहब, हम तो आप ही को एम्पेरर बनाते हैं पूरे भारत का। और क्यों ऐसा? क्योंकि एक टाइम पे मुगलों का शासन था पूरे भारत पे। तो एक तरीके से ये यूनिफिकेशन की कोशिश की गई, यूनिटी, जिससे पूरे देश के लोग यूनिफाइड हो सकें, एक साथ हो सकें ब्रिटिश के खिलाफ। क्योंकि उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिटिश था। तो ब्रिटिश के खिलाफ एक हुए, सारे सिपाही एक हुए, बहुत सारे राजा भी एक हुए, जो इन एरियाज के राजा, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, वाजिद अली शाह के बाद जो बेगम हजरत महल थी, ये सारे लोग। पूरा देश नहीं, जैसे अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, पंजाब, गुरखा जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, या जो साउथ इंडिया है, ये सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। इनफैक्ट इन लोगों ने उल्टा ब्रिटिश का साथ दिया। भारतीयों ने ही भारतीयों के खिलाफ लड़ाई की इस 1857 की रिवोल्ट में भी। बड़े ही दुख की बात है कि इंडियंस यूनाइटेड नहीं थे। तो ये चीज़ थी। इसके बाद बहादुर शाह जफर के पास आए। बहादुर शाह ने बोला कि एक काम करो, जितने भी बहादुर शाह ने जितने भी भारत में किंग्स थे, प्रिंस, राजकुमार या राजा थे, उनको लेटर लिख के बोला कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और ब्रिटिश के खिलाफ हमें वार लड़ना है और ब्रिटिश को भारत देश से भगा देना है ना, ये काम हमें करना है। तो इसके बाद होता क्या है कि लोगों ने कोशिश तो पूरी की और बना भी दिया बहादुर शाह जो थे उनको नया राजा, है ना। बहादुर शाह बहुत बूढ़े हो चुके थे, लगभग 80 साल के आसपास उनकी एज हो रही थी, तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे वो। तो इसके बाद जो है, अब यहाँ पे बहादुर शाह के बारे में एक और कहानी है। बहादुर शाह को ब्रिटिश बोला करते थे कि बस तुम्हारी ज़िंदगी तक तुम यहाँ पे रह रहे हो, बहादुर शाह के मर जाने के बाद तुम्हारे बेटों को एम्पेरर का टाइटल नहीं मिलेगा, तुम लास्ट एम्पेरर हो इंडिया के, इसके बाद तुम्हारे बेटे प्रिंस रहेंगे, और ये लाल किला भी खाली कर देना, लाल किले में भी तुम्हें नहीं रहना है। बहादुर शाह को बोला जाता था तुम लाल किला छोड़ के वहाँ चले जाओ, कुतुब मीनार में रहो, है ना,
लाल किला खाली कर दो। तो ऐसा ब्रिटिश बहादुर शाह को बोलते थे। तो बहादुर शाह को भी गुस्सा था। इसके बाद बात करें कानपुर की। कानपुर के अंदर होता क्या है कि जो बाजीराव टू थे, बाजीराव टू ने नाना साहेब को गोद लिया था और नाना साहेब को वहाँ पे आगे सत्ता संभालनी थी। तो नाना साहेब ने भी बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह को सभी ने राजा मान लिया था। तो बहादुर शाह को इन्होंने भी अपना समर्थन दिया कि ठीक है साहब, आप ही अब मुगल एम्परर रहो और हम जो है आपको अपना एम्परर मानते हैं और अब हम ब्रिटिश के खिलाफ हैं। ब्रिटिश के खिलाफ मतलब नाना साहेब ने भी बिगुल बजा दिया था युद्ध का। और नाना साहेब जो थे, इनके यहाँ एक गड़बड़ हो गई कि इनके सिपाहियों ने ब्रिटिश को, जब ब्रिटिश को निकाल दिया इन लोगों ने कानपुर से, तो ब्रिटिश जा रहा था कानपुर से नदी के थ्रू। अब 40 बोट थी, इन पर इनके लोगों ने मतलब नाना साहेब के लोगों ने अटैक कर दिया। तो उसमें से कुछ 3-4 लोग जिंदा बचे थे। उसमें से जो एक जिंदा बचा, थॉमसन नाम का व्यक्ति, ब्रिटिशर था, वो अंग्रेज था। उसने जाके बताया कि उन लोगों ने मारा हमें। अगले दिन लंदन में खबर छप गई कि भाई ये जो नाना साहेब है ये तो बड़ा भयानक आदमी है ना, मतलब ये हमारा दुश्मन है। उसको दुश्मन करार दे दिया ब्रिटिश ने। तो ये थी कहानी कानपुर की। और कानपुर में भी चलता है फिर स्ट्रगल। तो कानपुर में जो नाना साहेब थे, इनका साथ दे रहे थे तातिया तोपे, साथ में अजीमुल्ला। तो ये तीनों जो थे, जब इन लोगों ने देखा कि अब हम ब्रिटिश से नहीं जीत पाएंगे, तो तीनों भाग गए। तो तातिया तोपे को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके उनको फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन नाना साहेब और अजीमुल्ला दोबारा कभी भी नहीं मिले। तो ये थी कहानी कानपुर की। अब बात करते हैं अवध की। अवध में लखनऊ आज भी यूपी की राजधानी है। और यूपी का मतलब क्या है? यूपी का मतलब अवध। पहले जो अवध था वो आज का उत्तर प्रदेश है, यूपी। तो यूपी का कैपिटल लखनऊ। अब लखनऊ में कौन थे? वाजिद अली शाह वहाँ के नवाब थे। और इनकी एक बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। तो वाजिद अली शाह को मिस गवर्नेंस के नाम पे हटा दिया गया। मिस गवर्नेंस मतलब आप सही से शासन नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो वाजिद अली शाह को वहां से कलकत्ता बुला लिया गया और कलकत्ता में कहीं उनको एक घर दे दिया गया, तुम यहीं पे रहो, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। मतलब एक तरह से उनको नज़रबंद कर दिया गया। उनको एक कैदी तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग कैदी जैसी जिंदगी उनको पूरा जीवन बिताना पड़ा। अब इसके बाद जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था उनका, मतलब एक बात बताओ कि एक राजा, उसका महल, उसके महल में इतने सारे लोग, उसके सिपाही, सबको लगा कि हम बेरोजगार हो गए। अब लोगों ने क्या किया, लोगों को गुस्सा आया। अब लगभग 75,000 सोल्जर्स ने मिलके रिवोल्ट कर दिया। इस रिवोल्ट को लीड किया बेगम हजरत महल ने। इसके बाद जो एक बेटा था इनका वाजिद अली शाह का, बिजरिस कादर, तो इसको जो है इन्होंने नया बना दिया। बोला कि अब तुम इस अवध के नए नवाब रहोगे, बिजरिस कादर। और उसकी माँ बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। अब इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया, रिवोल्ट चला, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते ये लोग भी कमजोर पड़ गए। सॉरी। तो ब्रिटिश बहुत ही पावरफुल थे। जब ये लोग वीक हो गए, कमजोर हो गए, तो क्या हुआ, इन लोगों ने भी भाग गए। जो बेगम हजरत महल थी वो भाग गई और उनका बेटा जो बिजरिस कादिर था वो भी भाग गया और ये लोग नेपाल भाग गए। नेपाल में ये लोग कुछ साल के बाद इन लोगों की मौत हो जाती है। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं मेरठ की। मेरठ में हमने बात की कुछ सिपाही जो दिल्ली चले गए थे, उन्होंने सपोर्ट किया बहादुर शाह को। फिर हमने बात की कानपुर की, जहाँ पे हमने देखा नाना साहेब को। इसके बाद हमने बात की लखनऊ की, जो अवध यूपी था पहले। यूपी जो था वो क्या था, पहले अवध था।
तो अवध में लखनऊ की, जहाँ पे बेगम हजरत महल, तो ये मैंने आपको रिवाइंड कर दिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे झांसी की। तो झांसी जो था, झांसी आपको सबको पता है, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश ने बोला कि आपका कोई भी नेचुरल हायर, मतलब नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, आपने जो बेटे को गोद लिया है हम उसको उत्तराधिकारी नहीं मानते। और वहाँ पे बोला गया कि अब जो है हम झांसी पे कब्जा कर लेंगे, ब्रिटिश ने बोला। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम अपनी मातृभूमि पर तुम्हारा कब्जा नहीं होने देंगे। और सबसे जबरदस्त जो टक्कर दी ब्रिटिश को उस जमाने में, वो शायद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ही दी। क्यों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जब ब्रिटिश ने झांसी पे कब्जा किया, तात्या तोपे के साथ मिलके वो झांसी से ग्वालियर आ गई। और झांसी से ग्वालियर लगभग 100 किलोमीटर की, लगभग क्या, ठीक ठीक 100 किलोमीटर है झांसी से ग्वालियर। तो झांसी से ग्वालियर जो है 100 किलोमीटर है। और ग्वालियर में सिंधिया का उस समय शासन था। सिंधिया भी मराठा थे, लेकिन सिंधिया उस समय सब्सिडरी अलायंस में थे। सब्सिडरी अलायंस आपको याद होगा, जिसमें ब्रिटिश का एक रेजिडेंट दरबार में रहता था, वो जो कहता था वही राजा को मानना पड़ता था। तो ब्रिटिश रेजिडेंट जो था उसके कहने पर जो सिंधिया थे वो काम करते थे। तो झांसी की रानी ने तात्या तोपे के साथ मिलकर, और तात्या तोपे के कुछ अफगान सोल्जर है ना, तो इन सब के साथ मिलके जो है उन्होंने सिंधिया जी को आउट कर दिया ग्वालियर से। आउट तो कर दिया, लेकिन जब ब्रिटिश अपनी बड़ी आर्मी लेके आया ना, तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाए उनके सामने। उनका फिर ये मुकाबला डट के नहीं कर पाए झांसी की रानी और ये लोग। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इन लोगों को फाइनली ग्वालियर छोड़ना पड़ता है। और वहीं पर कहते हैं कि एक नाला था, और वो मैंने देखा हुआ भी है, रानी लक्ष्मीबाई की वहाँ पे छतरी बनी हुई है, मतलब उनका स्टैच्यू बना हुआ है घोड़े के साथ। और कहते हैं कि वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मदाह कर लिया था। और हालांकि बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है, लिखा गया है कि उनको मार दिया गया था, लेकिन ऐसी स्टोरी ग्वालियर के और झांसी के लोग नहीं सुनाते। तो ये चीज़ है, ये स्टोरी थी झांसी की। इसके बाद बिहार में आरा जिला है अभी। आरा में कुंवर सिंह ने टक्कर दी ब्रिटिश को, है ना, लेकिन वो भी वार में जो उनके शरीर पे जो घाव लगे, कहा जाता था कि उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। कुछ बुक्स में आपको 70 ईयर्स मिलेगा, कुछ में 75 मिलेगा, कहीं कहीं पे 80, 85, 80 का भी जिक्र होता है कि वो 80 साल के थे। मैं कहता हूँ 70 साल के भी थे तो कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में 70 साल के आदमी की क्या हालत हो जाती है, कितने पावरफुल, कितना कैसा विल पावर उनका होगा कि वो ब्रिटिश से उस एज में भी लड़े, युद्ध के मैदान में गए। ब्रिटिश लौट के आते हैं बहादुर शाह के पास। तो दिल्ली में जब बहादुर शाह को ब्रिटिश, जब बहादुर शाह की आर्मी को हरा देते हैं तो ब्रिटिश उसको कैप्चर करते हैं। उसके 2 बेटे थे बहादुर शाह के, दोनों को ब्रिटिश गोली मार देते हैं। उनकी एज लगभग 48-49 ईयर्स थी उस समय। उनके बेटों की दोनों को गोली मार दी जाती है और बहादुर शाह के ऊपर केस चलाया जाता है। बहादुर शाह को दोषी माना जाता है और उनको रंगून जेल में भेज दिया जाता है, जहां बहादुर शाह कुछ सालों के बाद मर जाते हैं। क्योंकि बहादुर शाह बहुत एजेड थे, इसलिए उनको नहीं मारा जाता। ब्रिटिश को गलत लगा उनको मारना। और ब्रिटिश का एक और कारण था उसके पीछे। ब्रिटिश ने सोचा कि अगर ये जिंदा रहेगा तब तक भारतीयों को याद आता रहेगा कि देखो जो हमारा एम्पायर था उसी को ब्रिटिश ने कैद कर लिया, मतलब बादशाह पूरे भारत का, उनको लोगों ने 1857 में बना दिया था। तो इसके बाद ब्रिटिश ने क्या बदलाव किए वो जान लो, ब्रिटिश ने क्या चेंजेस किए भारत में। सबसे पहले जो भी ये मेरठ, मतलब सेंट्रल इंडिया जो था, नॉर्दर्न इंडिया जो था, यहाँ के सिपाहियों को ब्रिटिश अपनी आर्मी में भर्ती नहीं करते थे। इसके साथ ही जितनी भी बटालियंस थी उस टाइम पे, उन बटालियंस को ब्रिटिश ने उनमें इंडियन सोल्जर्स के साथ साथ यूरोपियन सोल्जर्स भी भरे। क्योंकि सारे इंडियन सोल्जर होंगे आपस में बात करके रिवोल्ट कर लेंगे, उनमें कुछ यूरोपियन भी डाल दो जिससे सारी न्यूज हमारे पास आती रहे और वो एक बड़ी टीम ना बना पाए।
इसके साथ ही ब्रिटिश ने नए लोगों को फिर भर्ती करना शुरू किया, जैसे सिखों को भर्ती किया। सिख जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़े थे। इसके बाद अफगान के जो लोग थे वो नहीं लड़े थे। गुरखा जो नॉर्थ ईस्ट में लोग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कम हाइट वाले जो चाइनीज से उनका अपीयरेंस मिलता है ना, क्योंकि चाइना के क्लोज में है नॉर्थ ईस्ट, तो चाइना से उनका अपीयरेंस मिलता है, चाइना के जो पीपल है उनसे। तो वो गुरखा थे, उन लोगों को भी उसमें ऐड किया गया, नई जो बटालियन बनी। नए रेजिमेंट उस समय बने, सिख रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट। तो इसके अलावा जो सोशल जो चेंजेस आए थे इंडिया में, जिससे ब्रिटिश ने कुछ हमारे लॉज से छेड़छाड़ की थी, जैसे सती प्रथा बंद कर देना, विडो री मैरिज एक्ट ला देना। एक वो होता था साउथ इंडिया में जिसमें लोग यहाँ गले की ये जो हड्डी होती है इसमें हुक लगा के लटकते थे रिलीजन के नाम पे, अपने धार्मिक गतिविधियों के नाम पे। तो ब्रिटिश ने ये चीजें बंद की थी। ब्रिटिश ने बोला अब हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपके कानून से, आपके धर्म से, आपको जैसे रहना है वैसे रहिए। तो ये बेसिकली चेंजेस आए थे, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज था वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत में 1757 से लेके 1787 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1857 से ब्रिटिश राज आ गया। मतलब कैसे? पहले यहाँ गवर्नर जनरल होते थे, बाद में जो हेड यहाँ के बन गए वो कौन बन गए? ब्रिटिश के जो क्राउन था, क्राउन मतलब ताज, मतलब राजा या रानी जो भी रहेंगे। इंडिया अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लचेस से आजाद होके ब्रिटिश राज के अंडर में आ गया। जो गवर्नर जनरल थी उसकी जगह वाइसरॉय हो गए, जो के आंसरेबल थे क्वीन और किंग के। ठीक है, हालांकि बेसिकली जो सारा कुछ जो मैनेजमेंट होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था इंडिया का, वो कहाँ से होता था? वो होता था ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, है ना। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से होता था। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इंडिया के अंदर जो ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, तो आपको याद रखना है 1757 से 1857 से 1857 100 साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। इसके बाद 1857 से 1947 ब्रिटिश राज, है ना। तो 190 साल ब्रिटिश ने शासन किया। एक ये हम इसलिए कहते हैं, थे तो ब्रिटिश पहले से, लेकिन बड़ी जीत जो बंगाल पे हुई थी वो 1757 में ही हुई थी। तो ये सारे चेंजेस रहे।